विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में जबरदस्त सरगर्मी देखने को मिल रही है। ऐसे में सियासी गलियारों में ये गर्मी अब दिल्ली तक को प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। लिहाजा बड़ा कारण यह है कि महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति गठबंधन की सरकार चल रही है। महायुति गठबंधन की सरकार को भारतीय जनता पार्टी यहां पर अगुवाई करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ा यहां राजनीतिक दल है। ऐसे में आने वाले वक्त में यानी कि महज 3 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में इस वक्त देखा जाए तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ऐसे गुट हैं जो अपने पुराने दलों के साथ बगावत करके लौटे हैं। जी हाँ, बगावत इसलिए करके लौटे हैं क्योंकि वर्ष 2022 में जहां उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में, उस वक्त यहां पर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दावा पेश किया गया कि हमें शिवसेना में तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन मामला पेचीदा होता जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस पर भी उद्धव सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने बड़ा दावा कर दिया है। इसके साथ साथ वर्ष 2023 में यहां पर अजीत पवार कुछ अपने 8-10 विधायकों को लेकर के और सरकार में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद कुछ विधायक और उनके समर्थन में आते हैं। वो उस वक्त आते हैं जब निर्वाचन आयोग से शरद पवार को झटका लग जाता है कि असली एनसीपी जो है वो अजीत पवार के पास है। झंडा और डंडा दोनों यहां पर अजीत पवार के पक्ष में आ जाते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त पर ये सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आती हैं कि क्या अजीत पवार एक बार फिर से अपने चाचा शरद पवार के साथ जाएंगे? क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से शरद पवार के साथ मिलकर के अजीत पवार राजनीतिक रणनीतियां तय करते हुए नजर आएंगे? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीट शेयरिंग भी की गई। महज 1 सीट पर अजीत पवार गुट को यहां पर जीत मिलती है। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर एकनाथ शिंदे के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि शिंदे की पार्टी ने तो उद्धव ठाकरे की पार्टी से अलग होकर के यहां पर महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव लड़ा है और 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों की तरफ से यह कहना है कि हम एक ही शर्त पर सरकार चला सकते हैं कि महाराष्ट्र में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम सहयोगी दलों में बराबर सीट शेयरिंग हो, यानी कि गठबंधन में यदि चुनाव लड़ते हैं तो बराबर की सीटें यहां पर डिस्ट्रीब्यूट की जाए। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे गुट की या शिवसेना और उसके साथ साथ एनसीपी अजीत पवार गुट को एक कैबिनेट मंत्रालय दिया जाए। ये मांग मोदी सरकार के करीब 50 दिन पूरे होने के बाद भी लगातार जस की तस बनी हुई है। महाराष्ट्र में आपको बताएं कि राजनीतिक रूप से यहां देखें तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन अनिल देशमुख जो कि उद्धव ठाकरे की सरकार में गृह मंत्री थे, उन्होंने ये कहा है कि उद्धव ठाकरे अजीत पवार जैसे नेताओं के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस की तरफ से मुझे बड़ा ऑफर दिया गया कि आपको देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जैसे एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े होना है इनके खिलाफ, और आपको इनकी गवाही देनी है। इनके खिलाफ यहाँ पर तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। यानी कि देवेंद्र फडणवीस पर अनिल देशमुख खरीद फरोख्त के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से साफ ये कहना है कि महाराष्ट्र में अब जो वर्तमान सरकार चल रही है ये खरीद फरोख्त वाली सरकार है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है, क्योंकि जनता ने तो मैंडेट किसी को भी नहीं दिया था। गठबंधन का जरिया हमने निभाया और उस गठबंधन के आधार पर शिवसेना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती थी। बीजेपी को वो बात मंजूर नहीं थी। बीजेपी अपनी ही शर्तों से यहां मुकरती हुई नजर आई और लिहाजा भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस तरीके के फैसले ले रही है जो कि आने वाले वक्त में यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों को यहाँ पर सिरे से खारिज करते हुए नजर आए या किनारे लगाते हुए नजर आए। लेकिन दर्शकों, बड़ा सवाल यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में ये है कि पिछले दिनों हमने देखा अजीत पवार गुट के कई विधायक और पूर्व विधायक शरद पवार के खेमे में वापस चले जाते हैं। शरद पवार ये कहते हुए नजर आते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी और भी अधिक मजबूती के साथ सरकार बनाएगी और यहाँ पर
शरद पवार की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल होगा तो शरद पवार के माध्यम से ही होता हुआ नजर आएगा। शरद पवार देश की राजनीति के वर्तमान में उन सक्रिय राजनेताओं में देखा जाए जिनको सबसे अधिक राजनीतिक अनुभव है तो शायद उस सूची में पहले स्थान पर ही होंगे। और इतनी एक्टिवनेस के साथ लगातार जो इतनी सक्रियता के साथ वे राजनीति कर रहे हैं, ये एक काबिले तारीफ काम है। लेकिन पार्टी को जो दो टुकड़ों में बांटने का काम किया यहाँ पर अजीत पवार ने, वो कहीं ना कहीं शरद पवार के लिए भी चैलेंजिंग था, क्योंकि शरद पवार नहीं चाहते थे कि पार्टी किसी तरीके से विखंडित होती हुई नजर आए। बेटी सुप्रिया सुले जरूर सांसद बनकर के संसद भवन में मौजूद हैं और लगातार पार्टी की गतिविधियों पर नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन एनसीपी को इसका नुकसान तो झेलना पड़ा है। लेकिन वापस आते हैं अनिल देशमुख के उस मुद्दे पर, जहां अनिल देशमुख ने यह दावा कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उद्धव ठाकरे की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयत्न किया गया। विधायकों की खरीद फरोख्त जो कि शिंदे गुट के थे, वो सारी खरीद फरोख्त यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दी गई। बड़े बड़े ऑफर दिए गए और उन बड़े बड़े यहाँ पर दांव में कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में पोल खुलती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है यहाँ देवेंद्र फडणवीस की। इसके साथ साथ अमित शाह यहाँ महाराष्ट्र का दौरा करते हैं, मुंबई जाते हैं, वहां पर मुलाकात होती है और दोनों नेताओं की मुलाकात के सियासी मायने ये निकाले जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में सियासी समीकरणों को साधने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तमाम उन सहयोगी राजनीतिक दलों को उस तरीके से सक्रिय नहीं करना चाहती है, उन दलों को सक्रिय रूप से यहाँ पर अपने गठबंधन में मजबूत नहीं करना चाहती है, जिनके आधार पर रणनीतियां तैयार की जाएं। यानी कि जो सहयोगी दल हैं उनको भी दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है। लिहाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत पवार गुट, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी के बीच बड़ी यहाँ पर सियासी दरार देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी ने 2014 के बाद जो पार्टी लगातार सियासी हाशिए पर आती हुई नजर आ रही थी, इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के महाराष्ट्र की राजनीति में उभर कर सामने आई है। उसके साथ साथ यदि बात करें तो टूट फूट होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे के तमाम विधायकों का यहाँ पर सरकार की तरफ रुख कर लेने के बाद भी यहाँ उद्धव ठाकरे ने अपनी जो विचारधारा थी उसको बचाए रखने का काम किया है और 10 सीटों पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने जीत दर्ज की। अब आने वाला वक्त यह तय करेगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में क्या कोई बड़ा सियासी परिवर्तन होता नजर आएगा, क्योंकि मराठा आरक्षण की मांग लंबे वक्त से की जा रही है। अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल यहां पर शरद पवार से मुलाकात करने के बाद ये दावे स्पष्ट कर चुके हैं कि ओबीसी आरक्षण की यहां पर कोई कटौती नहीं होगी, यानी कि मराठा आरक्षण की जो मांग की जा रही है और यहां पर एकनाथ शिंदे की तरफ से दावा पेश किया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण में यहां पर कटौती करके मराठा समुदाय को कुछ आरक्षण दे दिया जाए, जिससे कि महाराष्ट्र में आरक्षण की जो आग है उस पर पानी डालने का काम किया जा सके। लिहाजा आने वाला वक्त एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान हो या फिर वो तमाम संगठन के नेता, उनके लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अजीत पवार यहाँ पर कंडीशंस के आधार पर राजनीति करते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर यह ऐलान कर देते हैं कि हम यदि हमारी मांगों के अनुरूप राजनीति तय नहीं की जाती तो कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में आने वाला वक्त ये तय करेगा कि आगामी 3 महीनों में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां रहने वाली है और क्या ये जो नेता 2019 के बाद सरकार बनाने के चक्कर में यहां पर अपने दलों में बड़ी तोड़फोड़ करते हुए नजर आए थे, क्या पुराने दलों में फिर से वापसी करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।